सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं क्लास 6 के अध्याय 11 में, जो कि क्लास 6 का अंतिम अध्याय है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो उसका भाई उसे कहाँ घुमाता है? कुतुब मीनार घुमाता है। और कहाँ घुमाता है? प्रसिद्ध लौह स्तंभ में, जो कि दिल्ली में, महरौली दिल्ली में स्थित है। तो इस लौह स्तंभ के बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। धातु विज्ञान। अब धातु विज्ञान क्या है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। ठीक है, उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। पूर्व के चैप्टर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि तांबे और टीन को मिलाकर के क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, क्योंकि हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, तो इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। ठीक है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। अब वो कौन कौन से विकसित किस्म के लोहे थे? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। चलिए आगे देखते हैं। लौह स्तंभ। यह लौह स्तंभ महरौली में स्थित। ठीक है, महरौली कहाँ स्थित? दिल्ली में। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। और गुप्त वंश के बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा था। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा? क्योंकि भारत में विकसित किस्म के लोहे का क्या होता था? निर्माण होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं, जो यहाँ पे स्तूप है। ठीक है, ये बौद्ध स्तूप यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और ये बौद्ध स्तूप कहाँ का है? सांची का महान स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में ही ये क्या था? स्थित था। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको ये याद रखना है, सांची का महान स्तूप। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, अशोक के टाइम से ही इस स्तूप का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। ठीक है, और बाद में होते 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 इसमें परिवर्तन होते चला गया। ठीक है, बाएं अमरावती की एक शिल्प कृति। यह है अमरावती की एक शिल्प कृति। अमरावती कहाँ पर है? वर्तमान आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे के इस चैप्टर। अब जहाँ पर अवशेष रखे जा रहे थे ना, किसके? बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के, तो उसे क्या कहा जाता था? धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पद बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा
पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, ये जो स्तूप थे किस तरीके से इन्हें सजाया जाता था। अभी अमरावती में बता चुका हूँ कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल है। ठीक है, क्या, अमरावती। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। ठीक है, जिस काल में बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया जा रहा था उसी टाइम क्या हुआ, आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था, गर्भगृह होता था, जो कि वर्तमान में भी क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण भाग मंदिर का गर्भगृह ही माना जाता है। और गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, अपवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया जाता था, भीतरगांव जैसे मंदिरों में ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। ठीक है, भीतरगांव मंदिर अभी देखेंगे। ठीक है, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो मंदिरों में मंडप भी पाया जाता था और मंडप क्या होता था, एक सभागार टाइप का होता था जहां पर लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कुछ मंदिर यहाँ पर दिए हुए हैं। बाएं ऊपर ये वाला जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, ये वाला दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, इनमें से एकाश्मिक मंदिर। ठीक है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मोनोलिथ कहा गया है। ठीक है, एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, एक ही पहाड़ी होगी और उसी को ही काट काट कर बनाया गया। ठीक है, उसको मंदिर का शेप दिया गया है। ठीक है, उसमें एक ही पहाड़ी पे, इसलिए इसे क्या कहा गया, एकाश्म कहा गया, मोनोलिथ। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ठीक है, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये वाला दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ये वाला कैसा है, दुर्गा मंदिर है। ठीक है, और ये क्या होता था, इसका सबसे उच्च क्या होता था, शिखर होता था। ठीक है, ऊंचाई पे बनाते थे और इसी के नीचे पे क्या होता होगा, जो गर्भगृह होता होगा और जहां पर मुख्य देवी देवताओं की क्या होती थी, पूजा होती थी। और यहाँ पर एकाश्म मंदिर ये वाला है। ठीक है, महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर ये वाला है। एक ही चट्टान होगी, ठीक है, पूरी की पूरी एक ही चट्टान में क्या करा गया होगा, ऊपर से नीचे की ओर शेप देते हुए इन मंदिरों को क्या करा गया होगा, बनाया गया होगा। ठीक है, तो देखिए कितनी बेहतरीन कलाकृति उस टाइम के जमाने में भी थी। ठीक है, महाबलीपुरम और ऐहोल, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाई गए हैं जो कि मैंने अभी दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब किस तरीके से बनाए जाते थे उन्हें देखते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। ऑब्वियसली बिल्कुल खर्च तो होगा ही ना, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, मंदिरों का या स्तूपों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए बाएं, उड़ीसा का जैन मठ, ये वाला एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है।
कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ठीक है, जैन भिक्षु रहते थे और क्या करते थे, ध्यान करते थे। ये देखिए एक ही चट्टान है पूरी की पूरी, और इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया 2 मंजिला। ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। ठीक है, ये वाला मूर्ति का चित्र है, ये जो नई दिल्ली के संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों का मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। तो इन खंभों या फिर रेलिंगों, दीवारों में इनके नाम क्या है, स्त्री पुरुषों के नाम वहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो कभी भी आप मंदिर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो उसके इतिहास को, उसके बारे में जानकारी अवश्य जुटाया करें। ठीक है, उससे क्या होता है, कल्चर के बारे में पता लगता है। चित्रकला, अजंता। अब यहाँ पर अजंता के बारे में पढ़ेंगे। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है, विहार किसे कहा गया, विहार उन्हें कहा गया था जहाँ बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, अपना ध्यान लगाते थे और रहते थे। ठीक है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। ठीक है, उन्होंने अपना यहाँ पर ना तो नाम छोड़ा है, ना कोई ऐसी निशानी छोड़ी है कि उनके बारे में पता लग सके। देखिए इस तरीके के, तो इतने साल बीत जाने के बाद भी इनके जो कलर हैं वो अभी भी शाइन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुस्तकों की दुनिया, तो पुस्तकों की दुनिया के बारे में भी यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने करी थी। तो आपको सीधे याद रखना है, शिल्पादिकारम की रचना किसने करी है, इलांगो ने करी है। ठीक है, और ये क्या है, तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, किसने, कनगी ने। अब यहाँ पर एक शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ठीक, इलांगो ने, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कनगी का दुख दिखाया गया है। ठीक है, जब कोलवन को क्या दे देते हैं, राजा प्राणदंड दे देते हैं। और ये किसने, इलांगो ने अपने शिल्पादिकारम में लिखा है। ठीक है, एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। ठीक है, मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले
सतनार द्वारा लिखा गया। अब मणिमेखलाई को किसके द्वारा लिखा गया है? सतनार के द्वारा लिखा गया है, सीधे याद रखना है आपको। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। ठीक है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने कब पढ़ लिया था? 10th चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है। संस्कृत में लिखते थे। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हमने नाटक के बारे में वहाँ पर देखा था। ठीक है। यहाँ पर अब मेघदूत भी जो है ये कालिदास के द्वारा ही रचित है, इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। आगे देखते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है। किस में लिखे गए हैं पुराण? संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। ठीक है। पुराणों का पाठ कहाँ पर करते थे? पुजारी मंदिरों में करते थे, जो कि आज भी होता है, जिसको लोग सुनने के लिए जाते ही हैं। ठीक है। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। आपने भी तुमसे भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, तो आप लोग भी परिचित होंगे ही इन कहानियों से। ठीक है ना। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। ठीक है। केवल 1500 साल पहले लिखी गई है, जिसे हम जानते हैं। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा था। ठीक है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कहाँ लौटे? अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है। संस्कृत रामायण के लेखक कौन? वाल्मीकि माने जाते हैं। और महाभारत के वेद व्यास। ठीक है। आगे देखते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। अब आम लोगों द्वारा जो कहानियां कही गई थी उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसको भी देखते हैं। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। ठीक है। इनमें से एक कहानी आगे दी गई है, इसको भी पढ़ते हैं। जो कहानी दी गई है, बंदर राजा की कहानी। ठीक है। बंदर राजा की कहानी पढ़ते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। कौन? बंदर राजा। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। यह आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए। ठीक है। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर
उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ठीक है, मध्य भारत के बरहुत के स्तूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए इसको, ठीक है, ये बंदरों को, ये आम का पेड़ यहाँ पर, और ये बंदर दर्शा रखे हैं। कुछ राजा महाराजा और उसके सैनिक भी यहाँ पर क्या करे गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक है, इस चित्र में। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पर एक कहानी थी जो क्या थी, आम लोगों के बीच में क्या थी, प्रसिद्ध थी। ठीक है, आगे है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? खगोल शास्त्री थे कौन? आर्यभट्ट। ठीक है, जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और साथ ही साथ ये गणितज्ञ भी थे। ठीक, इसे भी याद रखना है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। ठीक है, बारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। तो आई होप आप लोग इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चीज़ों को देख लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो शून्य का प्रयोग कहाँ? अरबों के द्वारा अपनाया गया था इस गिनती को, और बाद में ये यूरोप में फैल गया था, और बाद फिर उसके बाद पूरी दुनिया में प्रयोग की जाने लगी, जो कि आज वर्तमान में भी प्रयोग होती है। ठीक है, अगला है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक चरक संहिता किसके द्वारा रचित है? तो वो चरक के द्वारा रचित है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो शल्य चिकित्सा से संबंधित रचना किसने करी है? तो वो कौन है? सुश्रुत ने करी है, और उस रचना का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता उसका नाम है। ठीक है, सुश्रुत संहिता किसने लिखी? तो सुश्रुत ने लिखी हुई है। चरक संहिता किसने लिखी? तो वो चरक ने लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अन्यत्र। अब यहाँ पर अन्यत्र दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। तो जो व्यक्ति था, काई लून नाम का जो व्यक्ति था, क्या उसने कागज बनाने के लिए ही ये चीज़ करी होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने एक्सपेरिमेंट करा कि इस इन चीज़ों से क्या होता है, तो अंत में क्या बना? कागज बना, उसके इन सभी प्रयासों से। ठीक है, कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। ठीक है, कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान में फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। ठीक है, इस उपमहाद्वीप मतलब भारत जैसे क्षेत्र में भी जो कागज की जानकारी आई है वो कहाँ से आती है? बगदाद से ही आती है। ठीक है, और शुरू कहाँ से हुई? चीन से कागज की शुरुआत होती है। ठीक, तो इस प्रकार आपका यह चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप आपको इस चैप्टर की सभी बातें समझ में आई होंगी और आप सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स भी कर रहे होंगे, और आपको ये सभी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इतिहास में अपनी समझ को बढ़ा सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।